जैसे अदे क्लास 12th तो चैप्टर 3 हमारा रनिंग में है, जिसका टॉपिक हम लेके आए हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसका पार्ट 6। अभी तक हमने किरचॉफ्स लॉ तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स सर्किट में रेजिस्टेंस और करंट निकालना सीखा। इसी के साथ एक ये कुछ सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। यदि मैं इसको कह दूँ ये हमारा 3 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा फिर से 3 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा मान लीजिए 4 है। आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व हम कैसे करें? सबसे पहले तो हम इसके क्या कर लें, रिजॉल्व कर लें, खोल लें। यदि मैं इसे खोलता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ए है, वो कह रहा है ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालिए। ए पॉइंट से इस ए पॉइंट को यहाँ मान सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ एक ही है। इससे दो तारे जा रही हैं, एक ही तार ये, एक तार ये, मतलब दो तारे गई, एक यहाँ एक यहाँ। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात, गजब। तो एक ये हमारी यहाँ से जो जा रही है, ये किस पॉइंट तक जाती है? सी पॉइंट तक। तो यहाँ पर कहीं ये एक सी पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से दूसरी तार ये जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाहर जा रही है डी, यहाँ पर कहीं डी पॉइंट होगा। सब बढ़िया, चलिए। अच्छा, सी पॉइंट से अब इसे बी को मैं यहाँ मान सकता हूँ, बात तो एक ही है। तो सी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 जो बी तक जाता है, सी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 जो बी तक जाता है। तो बी पॉइंट कहीं यहाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए सी और डी के बीच में 4 है, यहाँ हमारा क्या है, ये एक 4 है, ये 4 है। क्लियर है? अब यहाँ से हमारा क्या हुआ, एक यहाँ से यूँ जुड़ा हुआ है डी से बी तक के बीच में। देखें डी से बी तक के बीच में जुड़ रहा है, ये बाहर से जाके ये 2 है, सी से बी ये 3 है, ए से डी ये 3 है और ये 2 है। वो कह रहा है यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकालिए। नेट रेजिस्टेंस में हमको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है यहाँ पर, कि ये दिक्कत दिखाई कि बीच में जा रहा है, बीच में यहाँ से लेके यहाँ जो जा रहा है, इसको एक नाम दिया। यहाँ से सी से लेके डी तक के बीच में क्या बना हुआ है? ब्रिज। कह रहा हुआ ब्रिज। यदि मैं ये मान लूँ, मैं क्या मान लूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ से कोई करंट जा रही है आई, ठीक है, और ये करंट हमारे दो पार्ट में डिवाइड हुई। एक यहाँ पे चली गई मेरी कितनी, I1 मान लूँ, तो यहाँ कितनी जाएगी आप बता सकते हैं? I है टोटल, तो I में से I1 गई तो I माइनस I1। ऐसी सारी चीज़ें हमने किरचॉफ लॉ में की हुई हैं। किसी भी तरह मैं ये देखूं, अब आगे देखो, और एक चीज़ समझने की, यहाँ पे I1 यहाँ से फिर दो पार्ट में गई, एक यहाँ पे गई है, एक यहाँ पे गई है। तो यहाँ पर मैं माना ये गई है I2, तो यहाँ बता सकते हो कितनी है? I1 माइनस I2। क्लियर है बात? ये हमारी यहाँ पे आएगी, ये हमारी यहाँ पे आएगी, इन दोनों का मिक्स होकर दोबारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। जनरल सी बात है। इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये होता है, मैं इस ब्रिज के अकॉर्डिंग जो मेरी करंट जा रही है, इस करंट को, मतलब जो मेरी I1 माइनस I2 है, इस करंट को मैं किसी भी तरह से जीरो कर लूँ, ठीक है। यदि ये जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इधर वाला कॉम्बिनेशन इधर वाले कॉम्बिनेशन के बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेरा सॉल्व हो सकता है 2/3 इज इक्वल टू 3/2। हो सकता है अभी आपको ये समझ में ना आए, और समझाता हूँ मैं। ये हो जाएगा। इस कंडीशन को ही बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। क्लियर है? और ये जो ब्रिज वाली कंडीशन आती है, इसको नाम दिया व्हीट स्टोन ब्रिज। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं अलग से डायग्राम बना के और समझाता हूँ इसको। तो कंडीशन कुछ ऐसी है, यदि बैलेंस कंडीशन आती है और बैलेंस कंडीशन में ये अपॉन ये के बराबर होता है, तो यदि मैं इस 3 को x मान लूँ तो इस x की वैल्यू फाइंड हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये होता है या नहीं होता है, अभी समझते हैं। इसी चीज को हमने समझा किस यहाँ पर, व्हीट स्टोन ब्रिज में। तो ये क्या कहता है, ये कहता है ये एक ब्रिज जा रहा है, इसकी टेस्टिंग के लिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, इसे जीरो करने के लिए, बीच में करंट जीरो करनी है ना, एक यहाँ पे हमने गैलोमीटर लगाया। गैलोमीटर से यहाँ क्या हमारा रेजिस्टेंस है, किसी भी एक रेजिस्टेंस को हम वेरिएबल मान लेते हैं। ये मेरे फिक्स है, ये निकल के आएंगे, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस से चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर एक डिवाइस लगी रहती है, जॉकी, क्या होता है ये बताऊंगा। उसकी मदद से हम इसमें आई करंट जीरो लेके आते हैं, मतलब ये चेक करते हैं
किस रेजिस्टेंस पे हमारी आई जी जीरो आ रही है? करंट इन गैल्वेलोमीटर, करंट इन गैल्वेलोमीटर क्या आ रही है? जीरो आ रही है। जहां पर जीरो आ जाएगी वहां पर कैसी कंडीशन होगी? बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। अच्छा एक चीज और है, जीरो आने का, जीरो कब आएगी? जब पोटेंशियल ऑफ बी बराबर हो जाए पोटेंशियल ऑफ डी के। यहाँ पे बनने वाला पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तभी करंट जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने सुना है करंट हमारी केवल कब फ्लो होती है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब कोई हायर है नहीं तो नो करंट इज फ्लो इन दिस वायर, कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी। कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। क्लियर है? अच्छा यदि मैं इनको नॉट इक्वल टू कर दूं, बी बी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तो कैसी कंडीशन हो जाएगी? यहाँ पे करंट बहेगी, मतलब आई जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? अनबैलेंस कंडीशन। तो हमें किस कंडीशन पर काम करना है? हमें काम करना है किस पर? बैलेंस कंडीशन पर। जब ये बैलेंस होगा मतलब आई जी जीरो होगी, ये जीरो होगी तो क्या आएगा? ये अपॉन ये अपॉन ये आ जाएगा। मतलब R1 अपॉन R4, R2 अपॉन R3 आ जाएगा। R1 अपॉन R4 बराबर R2 अपॉन R3 आएगा। कब? बैलेंस कंडीशन पर, जब आई जी जीरो होगी। अच्छा आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया? कोई इसका सबूत है क्या ऐसे लिखने का? कोई प्रमाण? बिल्कुल है। इसको हम कह सकते हैं, देखिए, ऑन अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, ऑन अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ लगाया भाई साहब मैंने। इसमें क्या लगा दिया? किरचॉफ्स लॉ। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। ऑन अप्लाइंग किरचॉफ लॉ जानते हैं, एक हमारा लूप यहाँ चल जाएगा, एक लूप यहाँ चल जाएगा, तो मैंने एक लूप यहाँ चला दिया, एक लूप यहाँ चला दिया। करंट नहीं मालूम है, करंट मालूम कर लीजिए। आई जा रही है तो यहाँ कितनी जाएगी? बिल्कुल सेम इसी सर्किट की तरह। तो यहाँ पर मैं मान लूँ कितनी है? I1। तो अच्छा तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? I माइनस I1। मैंने आपको बताया था कम से कम वेरिएबल देना है। I2 भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। तो ये हमारा I1 यहाँ गया, यहाँ कितना जा रहा है? IG। बहुत ध्यान देना, I1 यहाँ गया, यहाँ IG जा रहा है, तो आप बता सकते हैं यहाँ कितना आएगा? I1 माइनस IG। क्लियर है? यहाँ से कितना आ रहा है? I1 माइनस I1, यहाँ से कितना आ रहा है? IG। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर करंट कितनी होगी इस वाले वायर में? एक करंट यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, तो यहाँ कितनी जाएगी? एक तो I माइनस I1 प्लस IG। अच्छा ये प्लस के IG हैं, माइनस के IG हैं, दोनों यहाँ पे आते वक्त दोनों एक दूसरे कट जाएंगे। तो यहाँ मुझे करंट कितनी दिखाई देने वाली है? देखो एक चीज़ और, यहाँ माइनस के I1 है, यहाँ प्लस के I1 है, ये भी कट जाएंगे, तो यहाँ करंट क्या आएगी? I। अब जरा इस सर्किट में देखो, इस पूरे ब्रांच में करंट मेरी आई है। बात समझ में आती है? मैंने एक लूप यहाँ लगाया, एक लूप यहाँ लगाया। तो सबसे पहले लेते हैं इन लूप फर्स्ट, लूप फर्स्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें आगे बढ़ें। तो लूप फर्स्ट में क्या कह रहा है कि मेरी यूं चल रहा, मैं इस तरह चल रहा हूँ, करंट भी मेरी यहाँ जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ, करंट भी जा रही है यहाँ, तो पॉजिटिव आएगा R1 I1 R1। अच्छा लूप फर्स्ट लिख लो कौन सा है? ABDA। तो मेरा क्या आ जाएगा? R1 I1। फिर घूम के हम यहाँ पे आ गए IG और G पर। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, हम IG और G लिख रहे हैं लेकिन वैसे भी ये जीरो होने वाला है। कंडीशन में क्या ले रहा हूँ? बैलेंस कंडीशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। IGG पॉजिटिव आएगा, ये लूप वैसे चलाया, करंट वैसे बह रही है। अब घूम के हम कहाँ पे आ गए? यहाँ पर लेकिन यहाँ के लिए माइनस आया क्योंकि मैं घूम रहा हूँ ऐसे, करंट आ रही है ऐसे। बस समझ में आ रही? मैं घूम रहा हूँ ऐसे और करंट आ रही है ऐसे, अपोजिशन हो रहा है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्या? R4 इंटू I माइनस I1, I माइनस I1 इंटू R4। बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू जीरो। अच्छा बैलेंस कंडीशन के लिए IG जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया। इस चीज को यहाँ पहुँचा दो तो क्या कुछ इक्वेशन बन सकती है यहाँ पर? है यहाँ पे R1 I1, ये इसको यहाँ पहुँचा दो तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर।
तो यहाँ समझिए ये एक क्वेश्चन बन रही है, मैंने सॉल्व कर लिया है पूरा। तो यहाँ से हमने इसे जीरो कर दिया, इसे जीरो करके हमने ये एक क्वेश्चन बना ली। डायरेक्ट यूँ लिख लो, खोल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी को हमने डायरेक्ट यहाँ लिख लिया, ये क्वेश्चन फर्स्ट बनी। इसी तरह से लूप लगाया मैंने कहाँ पर, दूसरे वाले में, कुछ इस तरह से BCDB में यहाँ पर लूप लग जाएगा बहुत आसानी से, आप जानते हो। तो ये मेरी कुछ इक्वेशन बन के आई, यहाँ पे IG मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो यहाँ से मैंने I2 I1 इस माइनस वैल्यू को यहाँ पहुँचा दी, तो ये तो आ गया। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डिवाइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड कर दिया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात, आहा मजा आ रहा है मतलब। तो इस ये अपॉन ये करूँगा तो क्या होगा, I1 से I1 कट जाएगा, मतलब R1 अपॉन R2 आता है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद यहाँ से ये और दोनों कट जाएंगे, I माइनस I1 क्या आ जाएगा, R4 अपॉन R3, R4 अपॉन R3। अब इसमें देखो, इसमें ये वेरिएबल वाला है R1, मतलब हमको मालूम है ये वाला, बहुत बढ़िया। दूसरी बात R4, ये तो मालूम ही है, ये तो हमने सेट करके जीरो किया हुआ है। R4 मालूम है, R3 मालूम है, R2 नहीं मालूम है, अननोन वाया निकल जाएगा, मतलब जो हम X मान रहे थे वो निकल गया, ये वाली वैल्यू आ गई, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये। अब आप कहोगे सर ये दोनों अपॉन में हमें तो R1 अपॉन R4 चाहिए, ये तो आया नहीं। भाई इनको इंटरचेंज कर लो ना, R4 यहाँ आ जाएगा, R4 यहाँ आ जाएगा, R2 यहाँ आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। यही फॉर्म कई बुक्स में आपको P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S के फॉर्म में दिखाई देगी। अब भाई मैंने जो R1 R2 R3 माने इसको P Q R S नहीं मान सकता मैं। ये केवल और केवल कब आएगा, जब कंडीशन बैलेंस होगी। कंडीशन बैलेंस कब होगी, जब पोटेंशियल बराबर होंगे। पोटेंशियल बराबर कब होंगे, जब हम इसका नल पॉइंट जीरो पे सेट करेंगे, ताकि इसमें करंट की वैल्यू जीरो हो जाए। क्लियर है, बात समझ में आती है। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। हम घूम फिर के कहाँ पे आ गए, यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये 4 वाले में करंट क्या सेट कर देंगे हम, जीरो, क्योंकि ये किस कंडीशन में लिया है हमने, बैलेंस कंडीशन में। ये मैं लिखना भूल गया था, कंडीशन कौन सी है, बैलेंस्ड है, मतलब बीच में फ्लो होने वाली करंट क्या है, जीरो। तो 4 को लिखेंगे नहीं। तो आप सॉल्व कैसे करते भाई, यहाँ से करंट गई 2 बार, तो ये दोनों आए पैरेलल में, जो नेट आया वो इसके पैरेलल में, फिर उसके बाद हमारे ये दोनों पैरेलल में, जो नेट आया वो इसके पैरेलल में। अरे ऐसे नहीं करना भाई, चेक करना है कंडीशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। बात समझ में आती है। ये तो हुआ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज ने हमको क्या दिया, एक प्रोसीजर दिया कि किस तरह से सॉल्व करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को। अब इस प्रिंसिपल के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था मीटर ब्रिज। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया, व्हीट मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। ये क्या है, ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। शायद मेरे अकॉर्डिंग आप पहला इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं ना 12th में, ठीक है। अच्छा, तो आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि इंस्ट्रूमेंट पे न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस हैं भाई, न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पर इंपॉर्टेंट है ये हल्की से। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, हम 12th में जितने भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे या एक्सपेरिमेंटल थिंग पढ़ेंगे कि इस पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे कि 11th में स्क्रू पे किया था, बनिया कैलिपर के एक्सपेरिमेंट थे, जहाँ हमने लीस्ट काउंट वगैरह ये बहुत सी चीज़ पढ़ी हुई हैं। थोड़ा सी बात यहाँ भी करेंगे आज लीस्ट काउंट की। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट में इस पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करना, कि अक्सर आ जाते हैं। केवल 12th बोर्ड में ही नहीं, आप IIT नीट इसकी जो प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ भी इसके क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन कोशिश करूँगा मैं आपको करा दूँ इस तरह के, ठीक है। तो बात समझ में आती है। एक ये मेजर इंस्ट्रूमेंट है, या कह सकता हूँ ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है तो क्या करता है, टू मेजर the value of the unknown resistance, the value of KNOWN unknown resistance, अननोन आर की वैल्यू। अभी हमने देखा था व्हीट स्टोन ब्रिज में, एक हमने वेरिएबल माना था, एक अननोन माना था। अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं किस कंडीशन में, किस कंडीशन में,
कब वर्क करता है ये? इट वर्क्स ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन होनी चाहिए। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है? IG मेरी 0 होनी चाहिए। ब्रिज के अकॉर्डिंग IG क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। बैलेंस कंडीशन होनी चाहिए। बैलेंस कंडीशन की एक खासियत और है क्या, जो हमारा पोटेंशियल होता है बराबर होता है, बताया था मैंने कि दो साइड जो पोटेंशियल था हमारा BV बराबर VD। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो हम यहाँ पे एक ये क्या है? डिवाइस। अब मैं आपसे कहूँ ये मीटर ब्रिज जो एक इंस्ट्रूमेंट है, जो एक डिवाइस है, ये किस प्रिंसिपल वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रिंसिपल समझ में आया? अब हल्का सा इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग देखते हैं, वहीं इसका राज छुपा हुआ है। ये कुछ हमने थोड़ा सा बढ़िया सा डायग्राम बना दिया, समझने की कोशिश करना। ये हमने कॉपर स्ट्रिप लगा रखी है यहाँ पे एल शेप में, 2 एल शेप में स्ट्रिप होती हैं, एक आई शेप में स्ट्रिप होती है। मैं हमने वहाँ क्या लिए थे जरा देखें, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था? थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज मेरा ऐसा था ना, कुछ ऐसा झिचक यहाँ पे कुछ ऐसा बना दिया था हमने। यहाँ पे क्या बना दिया था? एक ये बना दिया था, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमने एक गैलोमीटर लगाया था, इसमें करंट मेरी 0 आ रही थी, यहाँ एक जॉकी लगी हुई थी। ये मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस माना था, तो यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस, ये क्या? वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स। अच्छा, छोटी सी बात समझने की, ये रेजिस्टेंस बॉक्स काम कैसे करता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा, एक नंबर में हो सकता है पूछ लिया जाए। रेजिस्टेंस बॉक्स आपको लैब में दिखाया जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉक्स होगा और यहाँ बहुत सारी क्या लगी होंगी? की लगी होंगी। 10th में भी आपने देखा हो, नहीं तो मैं दिखा दूंगा जब आप ये लॉकडाउन के बाद चालू होगा तब मैं दिखा दूंगा। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारी यहाँ पे की लगी रहती हैं और की के ऊपर वैल्यू लिखी रहती है कि 2 ओम है। ठीक, होता क्या है, यदि मुझे 2 ओम रेजिस्टेंस इसको देना है, मुझे इन दोनों के बीच 2 ओम रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं इस की को एग्जिट आउट कर देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। अब बाहर निकालने से क्या होता है? देखो इसके नीचे का थोड़ा आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है 2 ओम का। कितने का? 2 ओम का। यदि ये 5 ओम है तो इसके नीचे रेजिस्टेंस कितने का लगा हुआ है? यहाँ पर 5 ओम का। यदि मैं इसे हटा दूंगा तो करंट कहाँ से जाएगी? इधर से जाएगी, और इधर से जाएगी तो रेजिस्टेंस कितने का लगा हुआ है? 2 ओम का। वेरिएशन कितना आ जाएगा यहाँ पर इन दोनों में? 2 ओम। क्लियर है बात? 2 ओम की रेजिस्टेंस से काम करेगा। अच्छा, यदि की लगी हुई है तो करंट कहाँ से जाएगी? यहाँ तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, यहाँ से तो अपोजिशन हो रही है, करंट डायरेक्ट चली जाएगी। क्लियर है? करंट डायरेक्ट जानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन नहीं है। तो ये की हटाने का लगाने का मतलब होता है रेजिस्टेंस बॉक्स में इंटरनल की के नीचे रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? इस तरह से यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, कोई भी की हटा सकता हूँ, वही रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर जाएगा। एक अननोन रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे हम ले रहे थे अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू निकालनी थी, मैंने x मान लिया। ये 2 वैल्यू थी, ये वो वैल्यू है जिस पर ये करंट 0 आएगा, तो मैंने यहाँ पे एक की लगाई, यहाँ पे लिया गैलोमीटर। अच्छा, गैलोमीटर क्या है? गैलोमीटर शोज अ 0 डिफ्लेक्शन। इसे क्या चेक करना है? इस यहाँ जॉकी होती है, इसको एक नाम देते हैं यहाँ पे, हम क्या बोलते हैं इसे? जॉकी, स्लाइडिंग जॉकी, स्लाइडिंग जॉकी, JOCKEY। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग का रहता है, देख लेना। स्लाइडिंग जॉकी, स्लाइडिंग जॉकी से ये चेक किया भाई, यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 डिफ्लेक्शन। मतलब गैलोमीटर क्या शो कर रहा है? शोज 0 डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अच्छा, मैंने आपको शायद पहले आपको पता है या नहीं पता, लिस्ट काउंट में किसी ने बताया नहीं बताया, जो डिवाइस 0 डिफ्लेक्शन भी शो करती है या नल पॉइंट पर काम करती है, वो डिवाइस हमको क्या देती है? एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू। अच्छा, एक चीज बताऊं, ये एक्यूरेट वैल्यू दे रही है, क्या ये वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट हो सकती है? जरूरी नहीं है। यहाँ पे भी क्या आ सकते हैं? एरर आ सकते हैं। एरर, रैंडम एरर हो सकता है आपका। ठीक है, एरर पे बात करेंगे, थोड़ा बाद में बात करेंगे इस समझाने के बाद। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर 0 आया गैलोमीटर में, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई? मान लें हम L डिस्टेंस पे 0 आया। जब पूरा यहाँ पर जो स्केल लगा रहता है, ये लगा रहता है 100 सेंटीमीटर का। 100 सेंटीमीटर में सिंपल सी बात है, लीस्ट काउंट किसका होगा?
आप बता दोगे मिलीमीटर का, सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट किसका होगा, मिलीमीटर का। क्लियर है? नहीं सॉरी उल्टा बोल गया। ये 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर का स्केल है। 1 मीटर में लीस्ट काउंट क्या है, सेंटीमीटर का है। लीस्ट काउंट किसका है, सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कम से कम संख्या जो स्केल की हम मेजर कर सकते हैं। तो यदि मैं कहूँ इससे आपको 1 मिलीमीटर या 0.2 मिलीमीटर मेजर करना है तो ये स्केल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एल आया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचा, पूरा कितना है ये 100 सेंटीमीटर। यहाँ तक कितना हो गया, एल हो गया। तो 100 माइनस एल। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, ये वाला मीटर स्टोरेज में निकाला। ये वाला 100 माइनस एल कौन सा है, ये वाला। अच्छा, यदि मैं इसको देखें और कंडीशन बैलेंस हो गई, आई जी इज इक्वल टू 0 सेट किया, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन बैलेंस हुई। अच्छा, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, अभी यही मैंने आपको बताया था, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस, जे बटा जे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस होना चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी मेरी बात पर ध्यान देना। P की जगह क्या है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, यो वेरिएबल है, हम हटा रहे हैं ना, हम हटा रहे हैं तो नोन है हमारे लिए। Q की जगह क्या है, ये वाली वैल्यू L। S की जगह क्या है 100 माइनस एल, और R की जगह क्या है X। अच्छा, आप कहोगे सर Q की जगह L क्यों ले लिया, Q तो एक रेजिस्टेंस है। तो थोड़ा हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि देखो, ऐसे लिख सकता हूं मैं, कैसे, यदि मैं P की वैल्यू देखूं तो P की वैल्यू तो हमको मालूम है, उसे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखें, एक पॉइंट पे R रेजिस्टेंस काम कर रहा है। हम मान लेते हैं किसी एक छोटे पॉइंट पे R रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो L लेंथ के लिए हमारा एल आर हो जाएगा। R क्या हो गया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, LENGTH, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। दिख रहा है? चलिए, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्यू की वैल्यू हो गई। इस तरह से यदि मैं यहाँ पर जो मिल लिया मैंने 100 माइनस एल, जो हमारा यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, P अपॉन क्यू R अपॉन एस, ये जो S है इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल इंटू R। जरा सोच के देखो, जब Q की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा, S की वैल्यू यहाँ रखूंगा, तो ये R से ये R कट जाएगा, ऐसे आएगा ना। P अपॉन क्यू की क्या आ जाएगा, LR इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, R अपॉन 100 माइनस एल इंटू R, सॉरी R से R कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, P अपॉन L इज इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस L। ये हमारा कुछ क्या निकल के आता है, मीटर ब्रिज का सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आई। हम यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, रीडिंग निकाल सकते हैं। यदि मैं इसको P मान लूँ, इसको Q मान लूँ, PQRS, तो कोई कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। यदि आपको यहाँ पे इसे P माना गया है आपको बुक में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मानने के ऊपर किसी मान सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर लेंगे हम, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे मेरे लिए अननोन कौन है, R, मेरे लिए R अननोन है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल इंटू P अपॉन L। तो यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। और एक रीडिंग नहीं लेंगे हम 6 से 7 रीडिंग लेंगे, बार बार चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, यहाँ 0 हुआ, मैंने चेक कर लिया। मान लीजिए पहले 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला था, यहाँ पे की निकाली थी, अब मैं 5 ओम का निकाल दूंगा तो फिर कहीं और 0 आएगा, वहाँ पर निकालेंगे आर की वैल्यू कितनी आती है। फिर 3 ओम का की निकाल के फिर चेक करूंगा 0 कहाँ आ रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंट है और इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे, हो सकता है एक बार में कुछ फिक्स वैल्यू ना आए, क्योंकि एग्जैक्ट आप नहीं पढ़ पाओगे। ये सेंटीमीटर का स्केल है, छोटी छोटी मिलीमीटर नैनोमीटर में भी एरर आ सकती हैं। तो हम 7-8 वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका एवरेज निकालते हैं। जो उसका एवरेज होता है वो उसकी किसकी वैल्यू हो जाती है, हमारी एस की वैल्यू हो जाती है। कुछ समझते हैं इस पर क्वेश्चन हम। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ इस तरह की टेबल बनाई जाएगी, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6,
कम से कम 8 से 10 बार हम वैल्यू निकालते हैं। P कितना लिया था, P क्या है, P क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। कभी आपने 2 ओम लिया, कभी 3 लिया, कहीं 4 लिया, कहीं 5 लिया, ये 2.5 लिया, ये जो भी रेजिस्टेंस बॉक्स में आपकी निकालेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। L क्या है, L ये वाली वैल्यू। अब सिंपल सी बात है, जब अलग अलग रेजिस्टेंस बॉक्स में से की निकालेंगे, यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल चेंज करेंगे, तो यहाँ नल पॉइंट बार बार चेंज होगा ना, तो L की वैल्यू लिखते जाएंगे, 100 माइनस L लिखेंगे। उनके अकॉर्डिंग फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकालेंगे, R निकालेंगे। जब R निकलेगा अलग अलग तो R की वैल्यू लिखेंगे, तो उसका क्या निकालेंगे, एवरेज। उसका क्या निकालेंगे, एवरेज। इसी तरह से यदि मीटर बिल पूछा जाता है, थोड़ा इस तरह से बता के आएंगे, समझा के आएंगे। होता क्या मैंने आपको बता दिया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो दोनों तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपके बोर्ड से रिलेटेड, और कुछ थोड़े हाई ऑर्डर IIT या नीट पे कैसे आते हैं। देखो कुछ ऐसी सिचुएशन दे रखी है, मुझे यहाँ फाइंड करना है x अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पर कुछ मैंने ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ये कुछ लगा दिया है, और मुझे नल पॉइंट मिल जाता है कहाँ पर, 40 पर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नल पॉइंट मुझे कहाँ मिला है, 40 पर मिल गया। अच्छा, नल पॉइंट 40 पर मिला है, थोड़ी बात समझने की। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई, 40। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 60। कंडीशन क्या कहती है, ये अपॉन ये अपॉन ये। क्या इसको मैं नेट निकाल के सॉल्व कर सकता हूँ। यदि मैं इसका नेट निकालूंगा तो 1/r इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4 सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सी बात है, पैरेलल कंडीशन लगी हुई है, पैरेलल कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो r इज इक्वल टू हमारा 3 आ जाएगा। चेक करके देखिए शायद 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जब मैं कोई क्वेश्चन लिखा करूँ ना, पहले वीडियो को पॉज करें, पॉज करके इसको खुद सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। इसका नेट जो आया हमारा क्या आ गया, 3 आ गया, इज इक्वल टू 3। अब कर सकते हैं ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसे, 3/40, यही तो होता है, ये अपॉन ये अपॉन ये। अब यही हमने समझाया था आपको। कंडीशन क्या कह रही थी मेरी, कंडीशन कुछ ये कह रही थी ना, यहाँ पर ये रहा, P/L R/100 माइनस L, P/L R/100 माइनस L। कंडीशन तो यही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 3/40 इज इक्वल टू x/60। 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से 2 कितने जा, 2 2 जा, और 2 3 जा, 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू 4.5 ओम। ये हमारी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो मैंने क्वेश्चन दिया था, न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ में आती है। एक्सपेरिमेंट होता तो ये थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको हम एक्सपेरिमेंट के 3-4 करते उसका एवरेज निकालते। वो जो एवरेज निकलता है ना, एक बात और बता रहा हूँ, वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसमें भी एरर है, अभी उसकी बात करूंगा मैं। ठीक है, अरे दूसरे क्वेश्चन लेने से पहले छोटी सी चीज़ है, यदि मुझे रजिस्टिविटी निकालनी है तो कैसे निकाल सकता हूँ, उसको और समझ लें हम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। तो ये कुछ इस तरह से हमने ये फॉर्मूला निकाला था अभी अननोन रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ पे R हमारा क्या था, अननोन रेजिस्टेंस। तो हम क्या जानते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो रजिस्टिविटी निकालनी है तो रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। हमने कहा टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ R का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसको हमने रिप्लेस किया किससे, S से। तो R की जगह आ जाता है S, एरिया अपॉन लेंथ। लेंथ आप जानते हो, जो भी L आ जाएगी उसको हम मेजर कर लेंगे, जो भी हमारा L आया है उसके लिए। ठीक है, तो S, और ये S क्या है, जो हमारा कौन सा रेजिस्टेंस था, पता है ना, सिंपल सी बात है। यदि हम यहाँ देखें, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो रिप्लेस हम किससे कर रहे हैं, यहाँ P से कर रहे हैं। बात समझ आई, मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ आपको, ये सही कर लेना थोड़ा, ये X है, S नहीं है ये। ठीक है, X, क्योंकि हम इसी का रेजिस्टेंस निकालना, रेजिस्टिविटी निकालना चाहते हैं ना। हमने फॉर्मूला ये था R इज इक्वल टू, इस R को चेंज कर दिया X से। ये फॉर्मूला वाला R है जो मैंने वहाँ यूज़ किया था ना, इसमें ये वाले, ये कहाँ था हमारा, ये वाला R, ये वाला R नहीं है जो हमने R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए पढ़ा, वो वाला R। ये तो नेट रेजिस्टेंस इसी के लिए यूज़ कर रहे हैं R, यही तो हमारा X है, इसी के निकालना है। ठीक है, मतलब ये हमारा X वैल्यू जो हमने निकाली, P/Q R/S। तो इस X को इंटरचेंज करेंगे तो रेट में क्या आ जाएगी, रेजिस्टिविटी आ जाएगी।
एरिया को हमने चेंज किया पाई आर स्क्वायर, आर इजिकल टू क्या होता है डी अपॉन टू डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारा 4। इस तरह से हम रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं, तो इसको नोट कर लेना, मैं वहाँ बताना भूल गया था। तो एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, बहुत बढ़िया सा, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक, मैं कैसे रख सकता हूँ, इसकी जो रेजिस्टेंस है इसको मान लीजिए ये हमको दे रखे हैं 6 2 3, जरा सॉल्व करके देखें, हो सकता है फिगर चेंज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। वही है, देखो ये वाला पूरा किसकी तरह बिहेव करेगा, P, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 25, ये किसकी तरह बिहेव करेगा P अपॉन Q, ये हमारा पूरा जो है किसकी तरह बिहेव करेगा इज इक्वल टू R की तरह, और ये जो बचा हुआ है कितना बचा है 75, ये किसकी तरह बिहेव करेगा S, P अपॉन Q R अपॉन S व्हेन नल पॉइंट, हमको यहाँ पर नल पॉइंट दिया हुआ है, नल पॉइंट कितना दिया हुआ है 25, तो सिंपल सी बात है बैलेंस कंडीशन हुई। बैलेंस कंडीशन में क्या होगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, कंडीशन वही है जो बता चुका हूँ मैं आपको, या फिर इस तरह से फॉर्मूला लगाओ, बात वही आती है 100 माइनस एल, हमने पहले निकाल दिया 75, तो P की वैल्यू क्या होगी, इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, R की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, एक अननोन रहेगा केवल R और सब वैल्यू नोन है, निकल जाएगा। करके देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, हो जाता है। देखिए इस तरह का एक इसी बिरादरी का एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए हमको ये दिया हुआ है, वो कह रहा है एक हमारा ये कोई व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है, और ये व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ पर IG 0 नहीं है, मतलब ये अनबैलेंस कंडीशन में है, अनबैलेंस कंडीशन। बहुत ध्यान देने वाली बात है, अभी तक हमने जितने पढ़े हैं वो सारे किस में पढ़े, बैलेंस कंडीशन में पढ़े। ये 100 ओम है, ये मान लीजिए 60 ओम है, और ये मेरा कौन सा अनबैलेंस कंडीशन में। यदि अनबैलेंस कंडीशन में तो कैसे निकालेंगे, ये हमने मान लीजिए 10 ओम है, ये हमारा 5 ओम है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है 15 ओम, IG 0 नहीं है, IG 0 नहीं है, और इसके पास एक बैटरी है, वो बैटरी कितनी है हमारी 10 वोल्ट। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे अब क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे मेरा निकल जाए, हमें निकालना क्या है, वो कह रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू THROUGS थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब IG आपको फाइंड करनी है, ये वाली IG। अच्छा एक सी चीज़ सोच के देखो, यदि मैं आपसे ये ना कहता भाई कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, नहीं बोलता ऐसा मैं, यहाँ गैल्वेनोमीटर भी नहीं लगाता, इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा देता इस तरह से, और आपसे कहता अब IG की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालते, सिंपल, क्या अप्लाइंग पुराना वाला रूल जो पहले लगाते थे, अभी से कौन सा, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, एक लूप यहाँ चलाएंगे, एक लूप यहाँ चलाएंगे, एक लूप यहाँ चलाएंगे, करंट तो लिखी नहीं हमने, करंट लिख लेंगे, यहाँ से कितनी करंट जाती है I लिखना आपको आता है, कई बार लिख चुके हैं अब तो हम। यहाँ मान लिया हमारे क्या जा रही है I1 जा रही है, यहाँ क्या हो जाएगी I थी, यहाँ I1 चली गई, तो ये क्या हो जाएगी बताओ जल्दी फटाफट, क्या हो जाएगी I माइनस I1 यहाँ चली गई, यहाँ पे I1 जाती है, IG यहाँ चली गई, तो यहाँ कितना हो जाएगा I1 माइनस IG, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ से IG आई, यहाँ से ये आई, तो यहाँ पे मेरी कितनी आ जाएगी I माइनस I1 माइनस IG। देखो IG माइनस क्या है, IG प्लस होगी भाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से IG आ रही है, माइनस नहीं होगी, IG प्लस के हैं, IG माइनस से कट जाएंगे, I1 माइनस के हैं, I1 प्लस के हैं, कट जाएंगे, जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ करंट कितनी आएगी I, करंट लिख गए। 3 लूप बनाइए, किरचॉफ्स लॉ लगाइए, 3 इक्वेशन बनेंगी, अननोन वैल्यू कितनी है, अननोन वैल्यू पर ध्यान देना, थोड़ी अननोन वैल्यू पर ध्यान देना, अननोन वैल्यू कितनी है हमारे पास, I1 है, एक I2 है, I2 ही नहीं है, I1 और IG, 3 अननोन वैल्यू है बस केवल, I1 और IG। इन 3 इक्वेशन कितनी बनेंगी, एक इस लूप से, एक इस लूप से, ये 3 इक्वेशन बनेंगी। 3 इक्वेशन से क्या हम करंट निकाल सकते हैं, अच्छा करंट निकल जाएगा हर ब्रांच का, I निकल जाएगा, I1 निकल जाएगा, IG निकल जाएगा,
IgE तो निकालना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि सर्किट बैलेंस नहीं है अनबैलेंस कंडीशन में तो डायरेक्ट अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, और यदि बैलेंस है तो हम क्या लेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज लगाएंगे, P/Q R/S। ये तो हुई सिंपल वाली बात जो बोर्ड में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ते हैं इसमें जो आपको नीट और IIT में थोड़ा हेल्पफुल होगा, एक्स्ट्रा नॉलेज, या एक नंबर में आ सकता है ये वाली बात। देखो कंडीशन कुछ ऐसी है, हम निकालें जो अननोन रेजिस्टेंस R है उसमें एरर है कि नहीं है। अब सिंपल सी बात है, अभी आप कह रहे हैं सर एरर क्यों होगी, जी तो हमारा एक्यूरेट वैल्यू देता है। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, हमारी 100% एक्यूरेट वैल्यू कभी भी नहीं होती, कहीं भी नहीं होती, हो ही नहीं सकती। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। जो एरर होती है रैंडम एरर होती है, एक्यूरेट एरर होती है। रैंडम एरर तो आई जाती है मौसम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से कोई ना कोई एरर आ जाती है, नहीं तो हमारे इंस्ट्रूमेंट ही एरर आ जाती है। इंस्ट्रूमेंट एरर आ सकती है, कैसे आ सकती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो वेरिएबल है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हम खुद सेट कर रहे हैं, हम खुद निकाल रहे हैं, तो इसकी वजह से तो एरर आएगी नहीं, मतलब एस की वजह से तो एरर आएगी नहीं। एरर आएगी आर में 100%। तो अब कौन बचा, केवल एल बचा, और इस एल की वजह से एरर आ सकती है क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर का है। यदि मान लीजिए वो जो जीरो वैल्यू है वो मेरी आती है 25.008 पर, मिलीमीटर्स में बात हो गई ना, ये तो केवल सेंटीमीटर के बारे में बता रहा है। तो ये 8 भी हो सकता है देखने में हम गलती कर रहे हैं, हम थोड़ा टेढ़े होके देख रहे हैं, सीधे होके देख रहे हैं, एरर आ सकती है। किसकी वजह से, एरर का कारण कौन है, एल कौन है, एरर की वजह कौन है, एल। ठीक है, और इस कंडीशन में यदि एरर है तो हम रिपोर्ट कैसे करेंगे, अब आंसर कैसे लिखेंगे। अब आंसर केवल R थ्रू निकाल दोगे आप डायरेक्ट वैल्यू रख के। अब लिखेंगे हम R प्लस माइनस डेल्टा R। यदि इस तरह से आप लिखेंगे, क्वेश्चन आता है इस तरह का, बताऊंगा ही मैं आपको। यदि इस तरह से आप इस तरह से लिखेंगे, रिपोर्ट करेंगे आंसर को, तो आंसर सही माना जाएगा। यदि वो एरर की बात कर रहा है तो, यदि वो ये कहता है कि हमारा लीस्ट काउंट इतना है, या हमारा जो स्केल है वो मिलीमीटर में करता है या इतने मिलीमीटर में करता है, तो आपको वैल्यू ऐसे ही निकाल के आनी पड़ेगी। आप कहोगे सर R यहाँ निकाल लेंगे हम इससे, वो तो यहाँ पुट कर देंगे। ये डेल्टा R कैसे निकालें, पता नहीं है आपको। डिवाइड में कैसे सॉल्व करते हैं हम, यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा R/R नहीं लिख सकता, इजिकल टू, इससे क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल लिख सकता हूँ। डेल्टा ही लिखो अभी तो, क्योंकि डेल्टा ही ले रहे हैं। ठीक है, प्लस कुछ याद आ रहा है, डेल्टा S अपॉन S प्लस डेल्टा L अपॉन L, ऐसे लिख सकते हैं। इसकी प्रोसेस क्या है कि इसका हम लेते हैं लॉग। क्या लेते हैं, लॉग में लॉग लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, लॉग R बराबर लॉग 100 माइनस L प्लस लॉग S, मल्टीप्लाई में लॉग लेते हैं प्लस होता है, माइनस लॉग L। अगर माइनस आना चाहिए लॉग के अकॉर्डिंग, यहाँ प्लस कैसे आ गया भाई, ये इसलिए आ गया क्योंकि एरर में हम हमेशा प्लस ही करते हैं। 11th वाली चीज़ याद हो तो, हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ली जाती है वैल्यू, तो इसलिए हम ऐड करते हैं, माइनस नहीं लेंगे एरर जब निकालेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से देखें तो इसकी इन भाई साहब की वजह से तो एरर आ ही नहीं रही है, तो इसको तुम क्या सिलेक्ट कर लें, 0। तो हमारे पास क्या बचा, डेल्टा R/R इज इक्वल टू डेल 100 माइनस L अपॉन 100 माइनस L प्लस डेल्टा L अपॉन L। अच्छा एक चीज़ मुझे बताना, मैंने आपको बताया मैक्सिमम ली जाती है हमारी एरर, ऐड की जाती है। ये जो मैक्सिमम एरर है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ये क्या कहाँ से मिलती है, ये ही मिलती है हमें कहाँ से, लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट आपको पता है, मिनिमम मेजरमेंट इसका। ठीक है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, एक क्वेश्चन आपको भी करके दिखाऊंगा इसका।
तो यहाँ से डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। आर कौन सी वैल्यू है, जो यहाँ निकाली थी, बहुत बढ़िया, बात समझ में आती है। डेल 100 माइनस एल ये गिवन होगी, 100 माइनस एल ये सिंपल सी बात है, यहाँ से निकल जाएगी। 100 माइनस एल कितना आ रहा है, प्लस डेल्टा एल ये गिवन होगी, एल की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, अभी नल पॉइंट निकाला था, यहाँ से डेल आर निकाल लेंगे। लिखेंगे कैसे, आर प्लस माइनस डेल्टा आर, यदि एरर की बात होती है तो। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। इस पर क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ रहा है बहुत बढ़िया सा, इस क्वेश्चन को देखो। वो ये कह दे, मान लीजिए आपसे कि यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है एस और यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। बहुत ध्यान देना, यहाँ पर एक आती है मेरी गैलोमीटर जो मेरे नल पॉइंट मुझे दे जाती है कितने पर, मान लीजिए नल पॉइंट मिल रहा है मुझे 30 सेंटीमीटर पर, और इसके साथ ये 100 सेंटीमीटर की पूरी वायर है, और यहाँ पे एक उसने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। बहुत ध्यान समझना, 2 मिनट लूंगा आपके इस सवाल को समझाने में, और अक्सर आ जाता है, ये आया हुआ सवाल है भाई बोर्ड में, अभी भी दिमाग में आया मेरे। तो इसको यदि मुझे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करूं, उसमें एक कंडीशन और देगा वो कि यदि 2 ओम रेजिस्टेंस इसमें और ऐड किया जाए, क्या कहेगा, इफ 2 ओम is add is in parallel to S के दो, पहली कंडीशन विदाउट एडिंग, पहली कंडीशन कौन सी है, विदाउट एडिंग। सेकंड कंडीशन कौन सी है, विद ऐड। तो सेकंड कंडीशन में ऐड कर रहा है, तो सेकंड कंडीशन में यहां बना लूं, एक यहां बन जाएगा S, इसके पैरेलल में एक ऐड जो किया वो 2 ओम का कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा आर पहले से ही है, बहुत ध्यान है, छोटी उसमें समझा रहा हूँ बहुत। अब यदि यहाँ पर कुछ ऐड कर रहा है तो आप बता सकते हैं क्या में चेंज आएगा। यदि इसने यहाँ पे कुछ पैरेलल में ऐड कर दिया तो आप मुझे बता सकते हैं किस चीज में चेंज आएगा, नल पॉइंट चेंज हो जाएगा भाई साहब। इसका क्या चेंज हो जाएगा, नल पॉइंट चेंज हो जाएगा। और नल पॉइंट कहता है, अब ये नल पॉइंट हो गया है 25 पर, ये नल पॉइंट का हो गया 25 पर। ये इसने दूसरी कंडीशन मुझको यहां पर दे दी, 2s के साथ ऐड किया पैरेलल टू s, देन नल पॉइंट शिफ्ट टू 25 सेंटीमीटर, फाइंड r एंड s। आर और एस निकालो। मैं आपको बताऊं, देखो एक कंडीशन तो इसके अकॉर्डिंग बनेगी, क्या बनेगी, पहली कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या बनेगी, ये अपॉन ये वैल्यू कितनी है 30, ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये वैल्यू कितनी है 70। तो एक कंडीशन तो ऐसे बनेगी, एस अपॉन 30 इज इक्वल टू आर अपॉन 70। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना आप, ठीक है, आ जाते हैं ये। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन कैसे बनेगी, पहले इन दोनों को ऐसा पैरेलल सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देंगे, x मैंने लिख दिया उसकी जगह, बात समझ में आ गई है। उस x में अननोन ऐसी रहेगा, अपॉन में क्या आएगा 25, यहाँ कितना बचा 75, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है। तो यहाँ बचा 25, ये 25 है, 27 लिख दिया है, इज इक्वल टू r अपॉन 75। इस तरह से यहाँ से एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को एज अ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन माइंड में आ गया था, समझा दिया। एक क्वेश्चन इस एरर पे और देखते हैं, बहुत बढ़िया चीज है, उस पर भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है भाई साहब, ये IIT 2014 में आया हुआ है। वो कह रहा है कुछ, ये बहुत सिंपल सा कर दिया होगा, देखने बड़ा सिंपल सा लग रहा है। ये R है, ये 40 है, नल पॉइंट 40 पे मिला है, ये 90 ओम है, ये हमारा ये है। वो कह रहा है फाइंड R इफ स्केल यूज्ड मेजर 1 मिलीमीटर। सिंपल क्वेश्चन, क्या करेंगे आप, क्यों करेंगे, क्या J अपॉन ये अपॉन J रख देंगे, G पड़ा हुआ, ठीक है। क्या करेंगे हम, R अपॉन 40 इज इक्वल टू 90 अपॉन 60, यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे। निकल गई यार, कैसी निकलेगी ना, इसमें इतनी सरल चीज थोड़ी देगा IIT भाई। इसमें एक है 1 मिलीमीटर, ये क्या है, लीस्ट काउंट। स्केल कौन सा यूज करना है, जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है।
तो लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, हम 100 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या आएगी? एरर। तो यहाँ और क्या निकालना है? डेल्टा आर। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन और दिए होते हैं, कौन कौन से? अनीता, बसंती, चंपा और डॉली। वो क्या कह रही हैं देखें जरा, क्या क्या है? अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, 4 हैं। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? अनीता के साथ जाओगे या बसंती के साथ जाओगे, चंपा के साथ जाओगे या डॉली के साथ जाओगे? भैया कोई अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि बड़ी बड़ी विचित्र हैं। आप आर निकालना जानते हैं, आर आपने 60 निकाल लिया, ठीक है, पर यहाँ पे डेल्टा आर और निकालना है, क्योंकि अनीता के साथ भी डेल्टा आर है, बसंती के साथ भी डेल्टा आर है, चंपा के साथ भी डेल्टा आर है और डॉली के साथ भी। कौन सा बेटर है? सबसे पहले हमने आर निकाल के देखा 60 से एक चीज समझ में आ गया, चंपा और डॉली गलत हैं, इनके साथ नहीं जाना। किसके साथ जा सकते हैं? या तो अनीता के साथ जा सकते हैं या बसंती के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो किसके साथ जाएं? दोनों ही 60 दिखा रही हैं, इसके लिए ये वाली वैल्यू और कैलकुलेट करी। तरीका मैं आपको बता रखा है, डेल्टा आर अपॉन एल में किया जाएगा, ठीक है। इसमें डेल्टा आर की वैल्यू 100, डेल्टा एल आपको मैंने रख दी 0.1। 0.1 कैसे रखी? लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर। स्केल कितने का? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में मैं 1 मिलीमीटर निकालूँ तो 10 होते हैं, 1/10 आएगा। 1/10 का लीस्ट काउंट कितना आएगा? 0.1। क्लियर है? तो लेंथ का डेल लेंथ कितना आया? 0.1। यहाँ 0.1 कैसे आया? भाई साहब ये एक लेंथ ही तो है, 100 माइनस एल, तो उसका एरर कितना है? 1 मिलीमीटर, तो 0.1। क्लियर है? डेल्टा आर आ गया 0.25। 0.25 यहाँ है, तो सबसे अच्छी कौन? बसंती। क्लियर है बात? इस तरह से इन तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और याद आ रहा है मुझे, बड़ा अच्छा है। वो ये कह रहा है कि व्हेन इज द एरर मिनिमम? व्हेन इज द एरर मिनिमम? एरर मेरी मिनिमम कब होगी? मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस डेल्टा आर की वैल्यू मिनिमम कब होगी? अच्छा डायरेक्ट आंसर बताऊँ मैं? डायरेक्ट आंसर बताऊँ, इसका जो मिड पॉइंट होगा ना वह मिनिमम होगी। मिड पॉइंट कहाँ होता है? 50 पर वैल्यू मेरी मिनिमम होगी 100%। क्वेश्चन ये इस तरह का बोर्ड में भी आया हुआ है कि व्हेन विल यू गेट मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ आर? व्हेन विल you get most accurate value of r की सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कहाँ आती है? सिंपल से ज़्यादा, जब आर सबसे ज़्यादा क्या होता है? मिनिमम। डेल आर जब सबसे मिनिमम होगा, मतलब एरर सबसे मिनिमम होगी, तब आर सबसे ज़्यादा क्या होगा? एक्यूरेट होगा। वो कौन सा होता है? मिड पॉइंट। ये डायरेक्ट वाली बात हो गई। हाउ वी कैन से डेट, हम कैसे कह सकते हैं? जरा ध्यान देना थोड़ी बात पर। कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। हमें ये वाली वैल्यू जानते हैं डेल्टा आर की, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस ये क्या एक लेंथ है, तो डेल्टा एल अपॉन 100 माइनस एल। हम एक चीज़ जानते हैं, यदि कोई वाई फंक्शन है एफ एक्स का, मैथ वालों ने पढ़ा होगा ये, तो यहाँ पर यदि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स 0 निकाल लें, जब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स 0 होगा, उस कंडीशन में वाई की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मतलब यहाँ पे क्या है? आना चाहिए डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल निकाला तो कुछ इस तरह से आएगा। इसको 0 रखना है, मैंने 0 रख दिया, इस तरह से आया। यहाँ से एल की वैल्यू निकालें, क्या इसकी वैल्यू निकालेंगे? एल की। यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी मेरी? 50 आएगी। देखो आर की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे हम, जो भी आ रही होगी, तो एल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 50। बहुत इजी है, हम निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? 0 में, तो हो गया 0। आर मल्टीप्लाई है वो भी किस में चला जाएगा? 0 में, ये भी 0 हुआ। 2l को वहाँ ले जाएंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, 100/2 क्या हो जाएगा? 50, मतलब मिड पॉइंट। मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, मिड पॉइंट पे हमें मिनिमम मिलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे नीट में, IIT में देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ टॉपिक और होते हैं हमारे, एंड ए एंड बी, उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूँ,
बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जरा इस क्वेश्चन को देखें, ये भी IIT 2011 में आया हुआ है। जल्दी जल्दी फटाफट देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो ये देखिए, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया होगा, फील हो रहा है कुछ। चलो बहुत देख समझें इसमें जरा। ये कह रहा है ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, ये मेरा 10 ओम है, यहाँ पर मैंने गैलोमीटर लगाया, गैलोमीटर का नल पॉइंट 52 पे आया, यहाँ तक की वैल्यू 52 सेंटीमीटर, बची हुई कितनी 48 सेंटीमीटर, एक्स निकालिए। एक चीज़ और ये कह रहा है एंड ए 1 सेंटीमीटर है और एंड बी 2 सेंटीमीटर है, ए एंड 1 सेंटीमीटर एंड बी 2 सेंटीमीटर, फाइंड करना है एक्स। आप क्या करेंगे, सिंपल सा मीटर एवरेज लगाएंगे, x/52 10/48, फटाफट करके आंसर निकाल देंगे। पर यहाँ पे अनीता, बसंती, चंपा, डॉली कुछ और ही कहती हैं। 10.2 कह रही है अनीता, बसंती क्या बोल रही है 10.6, चंपा क्या बोल रही है 10.8 और डॉली क्या कहती है 11.1। किसके साथ जाना चाहोगे? हम जब इससे एक्स की वैल्यू निकालते तो ना अनीता साथ देती है, ना बसंती साथ देती है, ना चंपा देती है, ना डॉली देती, कोई भी साथ नहीं दे रही। इन पे ध्यान देना होता है। ये कह रहा है एंड ए 1 सेंटीमीटर है, एंड ए मतलब यहाँ से 1 सेंटीमीटर है, मतलब 52 में 1 ऐड होगा, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है। एंड बी फिर 2 सेंटीमीटर है, एंड बी से 2 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ भी हमारा 2 ऐड होगा। तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या बना, x/53 बना इज इक्वल टू 10/50 बन गया। इसके अकॉर्डिंग x निकाला तो आया हमारा 10.6। किसके साथ जाना है? बसंती। ठीक है, तो बसंती के साथ हम चले जाएंगे, आंसर सही हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं। यदि आपको इन क्वेश्चनों कीजिएगा, इसके साथ जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन पूछना होता है इससे रिलेटेड, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्यवस्था है आपके पास, उस व्यवस्था का फ़ायदा उठाइए, नंबर से मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, इसके आगे हम EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की और पोटेंशियोमीटर के बारे में बहुत तालीमता से स्टडी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में EMF के साथ।